नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास आज सांगली जिले से एक रिपोर्ट आई है और ऊपर से देखने पर ये समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हुए एक कार्यक्रम की खबर लगती है। हाँ, एक संगठन की बैठक हुई, कुछ नए पदाधिकारी चुन लिए गए और बस मामला खत्म। बिल्कुल, लेकिन जब हमने इस रिपोर्ट को थोड़ा और गहराई से पढ़ा तो लगा कि ये सिर्फ एक जयंती समारोह नहीं है। नहीं, ये एक तरह का राजनीतिक शंखनाद है। इसमें जो भाषण दिए गए हैं, खासकर एडवोकेट एस.के. भंडारे के, वो सीधे सीधे एक चेतावनी है। सही कहा। तो आज हमारा मिशन इसी रिपोर्ट की परतों को खोलना है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जयंती के पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है, एक समुदाय को किस धोखे से सावधान किया जा रहा है, और एकजुट होने की जो ये अपील है उसके पीछे की असली वजह क्या है। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। बिल्कुल। तो चलिए पहले थोड़ा माहौल को समझते हैं। जगह है सांगली जिले का वीटा शहर। मौका है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती का, और इसी मौके पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अपनी सांगली पश्चिम जिला शाखा का पुनर्गठन कर रही है। हाँ, और पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये कि जयंती और संगठन का पुनर्गठन, इन दोनों का क्या कनेक्शन है। वही तो। ये एक बहुत सोचा समझा कदम लगता है। देखिए कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों पर फूल चढ़ाकर। अच्छा। तो आपके पास तीन बड़े प्रतीक हैं, शिवाजी, फूले और अम्बेडकर। ये महाराष्ट्र की सामाजिक सुधार परंपरा की, आप कह सकती हैं, तीन सबसे बड़ी कड़ियां हैं। मतलब ये सिर्फ एक बैठक नहीं है, ये एक वैचारिक संदेश देने की कोशिश है कि हम इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ही। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा और सामाजिक बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी। हाँ। तो उनके जन्मदिन पर जब आप अपने समुदाय के संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक खतरों और संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, तो आप सिर्फ उन्हें याद नहीं कर रहे हैं, आप उनकी लड़ाई को आज के मैदान में लेकर आ रहे हैं। ये एक तरह से इतिहास को म्यूजियम की चीज बनाने के बजाय उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। और इस बैठक में जो लोग मौजूद थे उससे भी इसका महत्व पता चलता है। रिपोर्ट में कुछ बड़े नामों का जिक्र है जी। सोसाइटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट एस.के. भंडारे, राष्ट्रीय सदस्य भिकाजी कामले और महाराष्ट्र के अध्यक्ष यूजी बोराडे। मतलब ये कोई छोटी मोटी लोकल मीटिंग तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं, यहाँ तो नेशनल लेवल के लीडर्स मौजूद थे। हाँ। और जब इतने बड़े पदाधिकारी किसी जिला स्तर की बैठक में आते हैं तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा और गंभीर संदेश दिया जाना है। ये सिर्फ एक औपचारिक पुनर्गठन नहीं है, ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन और एक नई दिशा देने की कोशिश है। और वो बड़ा संदेश क्या था, यहीं से बात असल में खुलनी शुरू होती है। एडवोकेट भंडारे ने अपने भाषण में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान विरोधी ताकतें उनके समुदाय का वोट लेने के लिए एक खास तरह का जाल बिछा रही हैं। और उन्होंने उस जाल की पूरी बनावट भी समझाई। उन्होंने कहा कि ये ताकतें डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेती हैं, उनके नीले झंडे का इस्तेमाल करती हैं, उनकी तस्वीरें लगाती हैं। अच्छा। उनसे जुड़ी जगहों को विकसित करने के लिए पैसे देती हैं, शायद कहीं मूर्ति भी लगवा दें। ये सारे काम मतलब भावनात्मक रूप से समुदाय को बहुत अपील करते हैं। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी चौंका रही है। मतलब आप कह रही हैं कि एक तरफ अंबेडकर की फोटो पर माला चढ़ाई जा रही है, हाँ, और दूसरी तरफ उन्हीं के दिए अधिकार छीने जा रहे हैं। ये तो बहुत ही विरोधाभासी लगता है। और भंडारे के भाषण का सार यही विरोधाभास है। उनका आरोप है कि ये सब सिर्फ प्रतीक है, एक दिखावा है। असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो एक तरफ अंबेडकर के प्रतीक अपना रहे हैं और दूसरी तरफ एक पूरे सिस्टम के तहत उन्हीं संवैधानिक हकों को खत्म कर रहे हैं जो बाबा साहेब ने दिलवाए थे। तो ये एक तरह का सौदा हो गया कि हम आपके महापुरुषों का सम्मान करेंगे, आप हमें सत्ता दे दो। बिल्कुल। लेकिन पर्दे के पीछे जो नीतियां बन रही हैं, वो शायद उन्हीं महापुरुषों के सिद्धांतों के एकदम खिलाफ जा रही हैं। एग्जैक्टली। और ये बहुत चालाक रणनीति है, क्योंकि सम्मान और प्रतीक भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली होते हैं। सही बात है। किसी को ये मानने में वक्त लग सकता है कि जो पार्टी उनके नायक की सबसे ऊंची मूर्ति बनवा रही है, वही उनकी नौकरी का अधिकार छीन रही है। ये एक भावनात्मक जाल जैसा है। और रिपोर्ट के मुताबिक भंडारे ने सिर्फ हवा में आरोप नहीं लगाया, उन्होंने 3 ठोस उदाहरण भी दिए। जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये हमले 3 जगहों पर हो रहे हैं, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा का निजीकरण और नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और निजीकरण। हाँ, रिपोर्ट में शब्द हैं शिक्षणातील खासगीकरण, कंत्राटीकरण और नौकरीतील खासगीकरण।
ये सुनने में बड़े आर्थिक शब्द लगते हैं, पर भंडारे इन्हें सीधे सीधे समुदाय के अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। लेकिन एक मिनट, कोई ये भी तो तर्क दे सकता है कि भाई निजीकरण से नौकरियां बढ़ती हैं, अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। बिल्कुल। तो भंडारे का ये कहना कि ये सिर्फ उनके समुदाय के खिलाफ है, क्या ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और आलोचक अक्सर यही तर्क देते हैं। लेकिन भंडारे का तर्क इस नजरिए से आता है कि भारत में सरकारी नौकरियों का मकसद सिर्फ रोजगार देना नहीं था। अच्छा। उनका मकसद सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी था। सदियों से जिन समुदायों को सत्ता और प्रशासन से बाहर रखा गया, आरक्षण के जरिए उन्हें हिस्सेदारी दी गई। ये एक संवैधानिक वादा था। तो इसे सरल भाषा में ऐसे समझें कि अगर आरक्षण एक सरकारी ट्रेन में एक आरक्षित डिब्बा है, हाँ। तो निजीकरण उस ट्रेन को ही एक प्राइवेट बस में बदल रहा है, जहां कोई आरक्षित डिब्बा होता ही नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। ट्रेन सरकारी थी तो संविधान के नियम लागू होते थे। हाँ। बस प्राइवेट हो गई तो मालिक के नियम चलेंगे। कहने को तो आप सफर कर रहे हैं, लेकिन आपकी आरक्षित सीट का अधिकार खत्म हो गया। समझ गया। और यही हाल शिक्षा के निजीकरण का है। सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस कम होती थी तो गरीब परिवारों के बच्चे भी पढ़ पाते थे। जब शिक्षा प्राइवेट हो जाएगी और फीस लाखों में होगी तो कई समुदायों के लिए दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे। तो भंडारे की चेतावनी ये है कि प्रतीकों में मत उलझो, अपनी असलियत देखो। बिल्कुल। देखो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए मौके कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। बहुत गंभीर। तो अगर कोई नेता अपने समुदाय को ये बता रहा है कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, तो वो सिर्फ समस्या बताकर तो नहीं रुक सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। जाहिर है उन्होंने इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी सुझाया होगा। हाँ, और उनका सुझाया हुआ रास्ता उतना ही सीधा और स्पष्ट है जितनी उनकी चेतावनी। उन्होंने समाधान के लिए 2 शब्द इस्तेमाल किए, एकता और संगठन। अच्छा। सबसे पहले उन्होंने एक अपील की जो शायद हर समुदाय के अंदरूनी संघर्ष की कहानी है। उन्होंने कहा कि अपने अंतर्गतवाद यानी आपसी मतभेद और झगड़ों को किनारे रखो। घर को ठीक करो। बिल्कुल, ये किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की पहली शर्त होती है। और उन्होंने बड़ा लक्ष्य सामने रखा। हाँ, उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने समुदाय को ही नहीं बल्कि सभी संविधान समर्थक और समता समर्थक समाजों को एक साथ आना होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत। वो इसे सिर्फ एक जाति या एक धर्म की लड़ाई नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक विचारधारा की लड़ाई बना रहे हैं। मतलब जो भी संविधान की बराबरी वाली सोच में यकीन रखता है उसे साथ आना चाहिए। बिल्कुल। और इस एकता का राजनीतिक मकसद क्या है? रिपोर्ट में साफ लिखा है। हाँ, मकसद बिल्कुल साफ है। इसका उद्देश्य संविधान और समानता के विरोधियों, जिन्हें उन्होंने अपने भाषण में मनुवादी कहा, उन्हें सत्ता से दूर रखना है। हाँ, और यहाँ ये मनुवादी शब्द, ये एक बहुत कह सकते हैं लोडेड टर्म है। बिल्कुल। तो जो लोग शायद इस शब्द से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए इस भाषण के संदर्भ में इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इस संदर्भ में जब भंडारे मनुवादी कहते हैं तो उनका इशारा उन विचारधाराओं की तरफ है जो उनके मुताबिक संविधान की दी हुई बराबरी के सिद्धांत को नहीं मानती। अच्छा। उनका आरोप है कि ये विचारधाराएं जन्म पर आधारित ऊंच नीच वाली सामाजिक व्यवस्था को सही मानती हैं। तो ये संविधान बनाम एक पुरानी सामाजिक व्यवस्था की लड़ाई का प्रतीक बन जाता है, ये उनका आरोप है। समझ गया। इस पूरी अपील को और दमदार बनाने के लिए उन्होंने इसे डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से भी जोड़ा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का संदेश था कि सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आंदोलनों को मजबूत करना होगा। मतलब ये सिर्फ चुनाव लड़ने या वोट देने की बात नहीं है। नहीं, ये समाज के हर लेवल पर जागरूकता और संघर्ष की बात है। और फिर उन्होंने एक बहुत ही स्थानीय लेकिन कह सकते हैं चुभने वाली बात कही। हाँ। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सांगली एक राजनीतिक जिला है और यहाँ हमारे समाज का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये इस्तेमाल होने वाली भावना बहुत पावरफुल होती है। बिल्कुल। जब लोगों को लगता है कि चुनाव के वक्त उन्हें याद किया जाता है और फिर उनके असल मुद्दों को भुला दिया जाता है, तो ये एकजुट होने की अपील को और ज्यादा जरूरी बना देती है। तो मतलब पूरा संदेश ये है कि अगर तुम बटे रहे तो तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल होगा। हाँ। अगर तुम एक हो गए तो तुम अपनी शर्तें रख सकते हो। यही उनका मूल मंत्र था। अच्छा, तो ये बैठक सिर्फ जोशीले भाषणों और बड़ी बड़ी बातों तक ही सीमित नहीं थी? नहीं थी।
रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इस बारे में है कि जमीन पर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। और सच कहूं तो जब मैंने रिपोर्ट में ये हिस्सा पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सबसे उबाऊ लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सलाह थी। दिलचस्प, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े आंदोलन अक्सर बड़े विचारों से नहीं बल्कि खराब मैनेजमेंट और हिसाब किताब में गड़बड़ी की वजह से फेल हो जाते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। भंडारे ने क्या कहा इस बारे में? उन्होंने पदाधिकारियों को बहुत साफ निर्देश दिए। कहा कि समाज का हिसाब किताब व्यवस्थित और पारदर्शक यानी सिस्टमैटिक एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये सुनने में किसी कंपनी के बोर्डरूम की बात लगती है, लेकिन ये किसी भी सामाजिक संगठन की रीढ़ की हड्डी है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पारदर्शिता क्यों इतनी जरूरी है? देखिए, जब कोई संगठन लोगों के भरोसे और उनके दिए गए संसाधनों पर चलता है तो पारदर्शिता ही विश्वास की गारंटी होती है। सही बात है। जब लोगों को पता होता है कि उनका दिया हुआ समय, उनकी मेहनत और उनका पैसा सही जगह लग रहा है और उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो संगठन से और ज्यादा जुड़ते हैं। ये अच्छे प्रशासन का सिद्धांत है जिसे वो अपने सामाजिक आंदोलन में लागू करने की बात कर रहे थे। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, इस पर अमल भी हुआ। हाँ। बैठक में बाकायदा नई जिला कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। संभाजी मिसाल अध्यक्ष बने, गौतम कामले महासचिव और राजेंद्र बिसूड़े कोषाध्यक्ष। पूरी एक टीम बनाई गई। एक और दिलचस्प बात जो रिपोर्ट में लिखी है वो ये कि ये चुनाव एक समिति द्वारा इंटरव्यू लेने के बाद किए गए। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ हाथ उठाकर किसी को चुन लेना नहीं था, एक प्रक्रिया अपनाई गई। ये दिखाता है कि वो संगठन को ज्यादा पेशेवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो सिर्फ लोकप्रिय चेहरे नहीं बल्कि काम करने वाले काबिल लोगों को नेतृत्व में लाना चाहते हैं। बिल्कुल। और इस कार्यक्रम का असर सिर्फ वीटा शहर तक सीमित नहीं था। नहीं। रिपोर्ट बताती है कि खानपुर, पुलूस, वालवा, शिराला जैसे कई तालुकों और इस्लामपुर जैसे शहरों से पदाधिकारी और शिक्षक बड़ी संख्या में आए थे। ये दिखाता है कि ये केंद्रित प्रयास था। संदेश को पूरे जिले में जमीनी स्तर तक ले जाने की कोशिश थी। किसी भी आंदोलन की असली ताकत उसके स्थानीय कार्यकर्ताओं में होती है और यहाँ उन्हें सीधे सीधे शामिल किया गया था। तो ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी। नहीं, ये संगठन को सच में जमीन पर दोबारा खड़ा करने की कवायद थी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो 3-4 मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि कैसे सावित्रीबाई फुले जैसी एक ऐतिहासिक हस्ती की जयंती को एक बहुत ही आधुनिक और जरूरी राजनीतिक संदेश देने के लिए एक मंच की तरह इस्तेमाल किया गया। हाँ। अतीत को वर्तमान की लड़ाई से जोड़ने का एक क्लासिक उदाहरण। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात वो चेतावनी, प्रतीकों की राजनीति से सावधान रहो। हाँ। हो सकता है कोई तुम्हारे नायकों के नाम पर तुम्हारी जड़ें काट रहा हो। और ये सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं थी बल्कि निजीकरण और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जैसी नीतियों के ठोस उदाहरणों के साथ ये बात समझाई गई। ये प्रतीकों और असलियत के बीच की लड़ाई है। भंडारे का सवाल सीधा था जी। क्या समुदाय को सिर्फ प्रतीकात्मक सम्मान चाहिए या वास्तविक अधिकार और अवसर? और तीसरी बात, इसका समाधान। आपसी झगड़े भूलो, एक बड़ी वैचारिक छतरी के नीचे इकट्ठे हो जाओ जो कि संविधान की छतरी है। बिल्कुल। और इसका मकसद साफ है, राजनीतिक रूप से इतने मजबूत बनो कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल न कर सके बल्कि तुम्हें सत्ता में हिस्सेदारी देनी पड़े। आखिर में ये रिपोर्ट सिर्फ सांगली की एक स्थानीय घटना के बारे में नहीं है। नहीं, ये हमें बड़े पैमाने पर ये दिखाती है कि कैसे भारत में कई समुदाय आज की जटिल राजनीति में अपनी पहचान, अपनी विरासत और अपने अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रतीकों के भावनात्मक खिंचाव और नीतियों की कठोर सच्चाई के बीच की एक कश्मकश है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल या एक विचार छोड़ जाते हैं। एडवोकेट भंडारे ने डॉक्टर अंबेडकर का हवाला देते हुए सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आंदोलनों को मजबूत करने की बात कही। हाँ। सामाजिक और राजनीतिक पहलू तो इस पूरी चर्चा में साफ हैं, एकता बनाना और सत्ता में हिस्सेदारी लेना। लेकिन आज के संदर्भ में इस समुदाय के लिए धार्मिक आंदोलन को मजबूत करने का क्या मतलब हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। बाबा साहेब ने खुद एक बड़े धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। आज उस विरासत को मजबूत करना उनके सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों के साथ कैसे जुड़ता है, ये एक सोचने वाली बात है जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं और जिसके मायने आज भी तलाशे जा रहे हैं।